जैसे ही लक्की आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, तभी वसीम ने उसे बीच में रोक लिया और वहां खड़े एक वेटर को इशारा करके उसके कान में कुछ कहने लगा। अरे वसीम, देख यार, अब कोई फॉर्मेलिटी मत करना प्लीज आप। लक्की ने वसीम को प्यार से इनकार करते हुए कहा। नहीं सर, प्लीज सर, आप पहली मर्तबा हमारे होटल में आए हैं। अब ऐसे में आपको बिना खातिरदारी कैसे जाने दे सकता हूं मैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी सर, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस 20 मिनट दे दीजिए अपना, वसीम ने कहा और लक्की के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। लक्की का मन तो कर रहा था कि वो वसीम को मना करके सीधा कोयल के पास चला जाए, लेकिन जिस उम्मीद और सम्मान भरी नजरों से वसीम लक्की को देख रहा था, उसके बाद लक्की का उससे नजर बचाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अब बस थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा प्लीज, लक्की ने कहा और वसीम उसे अपने साथ मैनेजर के केबिन में लगे सोफे पर ले गया। लक्की जैसे ही वहां बैठा, उसने देखा कि वसीम ने उसके लिए बहुत अच्छा खासा शरबत और नाश्ता मंगवा रखा था। काजू की मिठाई, नवरत्नी, चिड़ा खोया, समोसा और बाकी चीजों से लक्की के सामने रखी टेबल पूरी तरह से भर चुकी थी। लक्की ने उसमें से थोड़ा बहुत नाश्ता लिया और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगा। सर बस 5 मिनट और, वसीम ने कहा और लक्की को रोक लिया। लक्की ने अपनी घड़ी देखी। इधर उधर की बातें करते हुए उसे वैसे भी आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। वसीम देखो, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तुमने रोका तो मैं रुक गया, मुझे भूख नहीं थी, फिर भी थोड़ा नाश्ता किया, अब प्लीज मुझे जाने दो, लक्की ने मुस्कुराते हुए वसीम से कहा। वसीम अब की बार मना नहीं कर पाया और लक्की को छोड़ने खुद बाहर आया। लक्की ने घड़ी देखी तो पता चला उसे 20 की जगह 40 मिनट हो चुके थे। उससे पहले ही वो 10 मिनट तक उस हॉल में इंतजार कर चुका था। अब लक्की को लग रहा था कि कोयल और प्रशांत के बीच जो कुछ होना था वो तो अब तक हो चुका होगा, इसलिए अब जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं था। और वैसे भी कोयल कौन सा मेरे समझाने से समझ जाती। मुझे तो डाउट था, जब तक मैं उसे असलियत नहीं बता देता तब तक शायद वो मेरी बात सुनना तो दूर, मेरे सामने देखती भी नहीं, लक्की ने अपने आप को समझाते हुए कहा और अपना ही मन महसूस कर रह गया। वो फिर अपने कमरे में गया और बिस्तर पर चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। दिन भर की थकान उसके बदन में चढ़ गई थी। काफी भारी बोझ उठाने के बाद और फिर इतना खेल कूद करने के बाद लक्की के लिए अब 1 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वसीम ने जो उसे शरबत पिलाया था, उससे तो लक्की को ऐसा लग रहा था कि उसका बदन बिल्कुल हल्का हो गया था और वो किसी भी पल नींद की आगोश में आ जा सकता था। राधिका, लक्की ने सोने से पहले एक बार राधिका को याद किया और अचानक ही उसके होंठों पर उसका नाम आ गया। वो देख पा रहा था कि उसकी सांवली सी शक्ल पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। उसकी आंखों में तालाब का पानी चमक रहा था और वो मुस्कुराते हुए लक्की से बात किए जा रही थी। उससे बात करते करते लक्की को कब झपकी आने का एहसास होने लगा, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उसकी किस्मत में इतनी आसानी से सोना कहाँ लिखा था। जैसे ही उसे नींद लगने वाली थी, उसने गलियारों में किसी तरह की आवाज सुनी। उसने सुना कि सबसे पहले तो किसी के कमरे का दरवाजा धम से बंद हुआ और फिर कोई तेज कदमों से गुस्से में गलियारे में चलने लगा। भाड़ में जाओ। इधर गलियारे में कोयल का पूरा बदन सिर्फ एक सफेद चादर से ढका हुआ था। उसके गोरे से कंधे और उसके गोरे से पैर उस चादर के बाहर थे, बाकी पूरे बदन पर चादर बिछी हुई थी। उसे न जाने क्या हो गया था, लेकिन वो बिना चप्पल पहने ही कमरे से बाहर आ गई थी और उसके पीछे पीछे प्रशांत भागा भागा आ रहा था। कोयल, प्लीज चुपचाप अंदर चलो, देखो एक बार खुद को तुम किस हालत में बाहर आ गई हो। इससे पहले कि यहां तुम्हें कुछ बाकी लोग इस तरह देखें, अंदर चलो प्लीज, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो प्लीज, प्रशांत ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन कोयल ना तो उसकी बात सुनना चाहती थी और ना ही उसे इस बात की चिंता थी कि कौन उसे देख रहा था और कौन नहीं। वो तो बस गुस्से में उबलती हुई चाय जैसी नजर आ रही थी। इधर प्रशांत भी बिना कपड़ों के ही बाहर भागा भागा आ गया था। उसने सिर्फ लाल रंग का एक कच्छा पहना हुआ था और उसके ऊपर उसका मोटा सा पेट थुल थुल हिल रहा था। प्रशांत, तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो, झूठे हो। तुम्हारे परिवार ने मेरी हेल्प नहीं की, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, कोयल ने कहा। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी प्रशांत की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की के नीचे फेंक दे,
लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को काबू में रखा था। अरे कैसी बात कर रही हो कोयल, तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। अच्छा, तुम ही बताओ कि अगर मैंने या मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद नहीं की तो फिर किसने की है? मेरे अलावा कौन है जो इस काम को कर सकता है? बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? प्रशांत ने कोयल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कोयल ने झटके से उसे अपना हाथ छुड़वा लिया। गलियारे के बीच वो बीच खड़े होकर उन दोनों के बीच ये झगड़ा हो रहा था और लक्की को इसकी थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो प्रशांत, कम से कम अब तो सच बोल दो। वैसे तुम अपने मुंह से एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मेरे सामने तो तुम्हारा सच आ ही गया है, कोयल ने बिफरते हुए कहा। प्रशांत के पसीने छूट गए थे। वो वैसे तो खुद ही कोयल को सब सच बता देना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि सच बताते ही कोयल बिधक जाती और उससे नफरत करने लगती। ऐसे में प्रशांत पहले अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा था, उसके बाद वो बेशक कोयल को सब सच बता देता। तुम क्यों मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और फिर तुम हो कि ऐसी बात कर रही हो। कौन है जो तुम्हें ये सब उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है? कौन भर रहा है तुम्हारे कान? बताओ मुझे, प्रशांत ने पूछा और कोयल की ओर देखने लगा। कोयल को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी अभी भी सच सुनने को राजी नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने बदन पर लिपटे चादर को ठीक करते हुए कहा, अभी ना, मेरे पापा का फोन आया था। मेरे पापा को क्रांति रायजादा बार बार फोन करके उन्हें ऑफिस बुला रहा है। सुबह हमने जो मोहित के साथ किया, शायद उसी की वजह से उन्हें बुलाया जा रहा है। अब इधर मैंने तो कह दिया कि मैं और प्रशांत एक साथ थे। मेरे पापा भी बहुत फ्री हो गए, लेकिन उनका फोन फिर से बजने लगा। उन्होंने सोचा कि मुझे डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि वो खुद इस मैटर को सॉल्व कर लें, इसलिए वो सीधा तुम्हारे पापा से मिलने के लिए चले गए। पर तुम्हारे पापा ने खुद मेरे पापा से कहा कि ना, तो उन्होंने उस दिन हमारी हेल्प की थी और ना ही वो आज इस मैटर में हमारी हेल्प कर पाएंगे। कोयल ने फूलती हुई सांस को थामने की कोशिश करते हुए कहा। फिर उसने एक बार और दम भरा और गुर्राते हुए बोली, और तुम यहां मुझसे हर रोज झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। ये सुनते ही प्रशांत को लगा कि उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। कहां तो इतनी मुश्किल से कोयल को मनाकर अपने साथ लेकर आया था। कोयल को अपने साथ लाने के चक्कर में उसे उसके दोस्तों का खर्चा भी झेलना पड़ा। उसने कमरे में जाते ही कोयल को रिझाना भी शुरू कर दिया था। शुरुआत में कोयल थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन बाद में उसकी भी शर्म खुल गई थी और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने वाले थे कि तभी कोयल के पिता का फोन बज गया। सही वक्त पर उनका फोन बजा, वरना आज बहुत गड़बड़ हो जाती। बिना कपड़ों के जब कोयल ने अपने पिता का फोन उठाया और जब उसने उनकी पूरी बात सुनी तो कोयल का मन घिन्न से भर आया और वो गुस्से से प्रशांत को देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कोयल जिस हालत में थी, उस हालत में ही प्रशांत को गालियां देते हुए कमरे से बाहर आ गई। क्या कहा तुम्हारे पापा मेरे पापा से मिलने के लिए गए हुए थे? प्रशांत ने गधों जैसा सवाल किया। कोयल ने उसे पूरी कहानी पहले ही सुना दी थी, लेकिन उसे कोयल की बात पर शायद विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपना पर्दाफाश हो जाने के बाद उसे अंदर ही अंदर काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। कहाँ वो और कोयल एक ही बिस्तर पर थे और उन दोनों की होंठ एक दूसरे में घुलने ही वाले थे, और कहाँ अब कोयल उसे हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। देखो कोयल, मेरी बात सुनो भले ही। प्रशांत ये कहते हुए कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो इस वक्त कोयल को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। उसका मतलब पूरा होता या नहीं होता, ये बात बहुत अलग थी, लेकिन अभी इस बात पर तमाशा खड़ा हो जाए। प्रशांत उससे पहले कोयल को अंदर ले जाना चाहता था। उसने जैसे ही कोयल की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया, उधर कोयल ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरे पास ना आने की कोशिश मत करना। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास करने की गलती कर दी। तुम जैसे को तो, कोयल ने कहा और गुस्से में अपने दांतों को भींच लिया। वो प्रशांत के चेहरे को अभी एक सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाह रही थी। उसकी क्षण भर से उससे नफरत हो गई थी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो प्रशांत की उंगलियां ही काट दे। जैसे ही कोयल ने प्रशांत को पीछे धक्का दिया,
प्रशांत का बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे रखे एक चीनी मिट्टी के स्टैच्यू से टकरा गया। उसके टकराने की वजह से वो बड़ा सा स्टैच्यू फट से नीचे गिरा और टूट गया। पूरा गलियारा उसके टूटने की आवाज से गूंज गया था और साथ ही उसके टुकड़े भी पूरे गलियारे में पसर गए थे। लेकिन उस बात से कोयल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी प्रशांत से लड़े जा रही थी। ये स्टैच्यू तुमने तोड़ा है? तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उन दोनों के पास आते हुए कहा। उसकी गुस्से भरी नजरें कभी उस पुतले को तो कभी उन दोनों को देख रही थीं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वसीम ही था। गलियारों से आती इतनी तेज आवाज सुनकर वो खुद भागा भागा गलियारे में पहुंच गया था और उसके पीछे उसका स्टाफ भी आ गया था। जैसे ही कोयल ने इतने सारे लोगों को देखा वो घबरा गई और बोली, हाँ, हमसे ही गलती से हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बात अच्छी है कि आपने खुद ही अपनी गलती मान ली, लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई के लिए आप हमारे होटल को कॉम्पेंसेट कर दीजिएगा, वसीम ने कहा। और फिर उस स्टैच्यू को देखा। उसके टूट जाने की वजह से उसे काफी दुख हो रहा था, लेकिन जैसे ही कोयल ने वसीम की ये बात सुनी उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्या कहा इस टुच्चे से स्टैच्यू के लिए मैं आपको कॉम्पेंसेट करूं? इसमें था क्या? स्टैच्यू ही तो है। अगर तुम लोग इतने ही गरीब हो तो इतना बड़ा होटल क्यों खोल रखा है? जाओ, चाय की दुकान चलाओ। कोयल के मुंह में जो भी आ रहा था वो बके जा रही थी। उसके गुस्से ने फिर से उसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन क्योंकि वसीम देख पा रहा था कि वो एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद से ज्यादा और कुछ नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो वसीम और उसके स्टाफ के बारे में जो भी बुरा भला कह रही थी, वसीम ने वो सब सुना और फिर बोला, आप जो कह रही हैं वो सब ठीक है। हम लोग आपके जीतने अमीर नहीं हैं, मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। और आपने जो स्टैच्यू तोड़ा है ना, ये कोई टुच्चा स्टैच्यू नहीं है जो गली बाजारों में बिकता हो। इसे जर्मनी के मशहूर स्कल्पचर अर्नेस्ट बेलरेक ने बनाया है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए है, वसीम ने कहा और कोयल की ओर देखने लगा। क्या 30 लाख रुपए? कोयल ने कहा और वसीम की ओर फटी हुई नजरों से देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक तो सोई हुई थी, लेकिन किसी ने अचानक उसके मुंह पर पानी डालकर उसे जगा दिया था, जिससे स्टैच्यू की कीमत 30 लाख रुपए थी। वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वसीम भी उसके आगे और कोई बात नहीं कहना चाह रहा था और उसने सीधा एक वेटर को इशारा किया। वेटर भी उसकी बात समझ गया और तुरंत उसके ऑफिस में जाकर उस स्टैच्यू का सर्टिफिकेट और उसका बिल लेकर आ गया। वसीम ने उसके हाथ से वो बिल लिया और कोयल के हाथों में थमा दिया। उन दोनों चीजों को देखते ही कोयल के तो होश ही उड़ गए थे। 30 लाख रुपए तो उसने कभी अपने घर में एक साथ देखे भी नहीं थे। सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। आई एम सॉरी सर, कोयल ने वसीम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा और गिड़गिड़ाने लगी। अभी तक जो वसीम के सामने तनकर खड़ी थी, अब वो अचानक किसी सांप की कैंचुअली की तरह उसके पैरों में जा गिरी थी। उसका बदन थर-थर कांप रहा था। आपको क्या लग रहा है, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा? और वैसे भी आप खुद ही तो कह रही थी कि आपके लिए बहुत टुच्चा सा स्टैच्यू था और हम लोग गरीब हैं, तो फिर जल्दी से आप अपने घर फोन लगाइए और हमारे स्टैच्यू के 30 लाख रुपए दिलवा दीजिए, वसीम ने कहा और उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। घर का नाम सुनते ही कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। भरी गर्मी में वो ठंड के मारे कांप रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल इस मुसीबत से निकल पाती? अगर उसके घर पर यह सब पता चलता तो उसके ऊपर क्या पहाड़ टूटने वाला था? क्या लक्की फिर से कोयल को बचाने वाला था?